हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। और मैं अभिनिका। हम अभी इतिहास में काफ़ी आगे आ चुके हैं, प्री हिस्ट्री पढ़ रहे थे और अभी तक हमने महत्वपूर्ण लेखकों के बारे में पढ़ा था जो विदेशी लेखक भारत आए थे घूमने और फिर उन्होंने अपनी यात्राओं का विवरण दिया था, जिन बुक्स में दिया था और वो कहाँ से आए थे ये हम कंप्लीट कर चुके थे। अब इसमें हम पुरातत्व संबंधी साक्ष्य पढ़ते हैं। देखो, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि हमें पुरानी चीज़ के साक्ष्य कहाँ कहाँ से जानकारियाँ मिलती हैं। तो एक तो हमने पढ़ लिया कि हमें जानकारी जो है वेदों से और धर्म ग्रंथों से मिलती है। एक हमने पढ़ा जो बाहर के लेखक आए यानी विदेशी यात्री आए, उनके द्वारा जो विवरण दिया गया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलते हैं, हमें उनकी जानकारियाँ मिलता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि भारतीय पुरातत्व जो शास्त्र है, ठीक है, जो पुरातत्व शास्त्र है उसके पितामह किसको कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इसके पितामह कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम में। इनका नाम बहुत अच्छे से याद कर लो, यही सबसे पहले भारत में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड बनाए गए थे और जिनका नाम क्या है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक यहाँ पे दे रखा है लगभग 1400 ईसा पूर्व, मतलब 1400 बीसी में एक बोगास कोई जो एशिया माइनर में एक अभिलेख है। वैदिक देवताओं का पूरी तरीके से क्या मिलता है, विस्तार से बताया गया है कि कौन वैदिक देवता में पूजनीय है। तो ये हमें क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो ये विदेश में है, एशिया माइनर में है, एशिया माइनर में, और इसका नाम क्या है, बोगाज कोई। ठीक है, और ये क्या बताता है कि वैदिक देवता कौन कौन है, मित्र है, वरुण है, इंद्र है और नासत्य हैं। ओके, तो इस सब का पता चलता है और नासद्य को ही हम क्या कहते हैं, अश्विनी कुमार के नाम भी मिलते हैं। तो बोगाज कोई एक अभिलेख आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, मैं आपको इससे पहले ये बता दूं कि जो पुरातत्व संबंधी स्रोत होते हैं ना, उसमें हम क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं। एक होते हैं अभिलेख, जैसे कि अभी मैंने ये बोगाज कोई अभिलेख बताया। ठीक है, इसके जो ये जो अभिलेख होते हैं इन्हें इंग्लिश में हम इंस्क्रिप्शन या फिर एपिग्राफ कहते हैं। मतलब इसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, एपिग्राफी कहेंगे। वो होते हैं हमारे कहीं लिखे हुए, उनको हम कहेंगे अभिलेख। ठीक है, अगर कोई स्तंभ लेख है, मतलब किसी पिलर पे लिखा गया है, तो उसे हम कहते हैं पिलर इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो वो हो जाते हैं हमारे स्तंभ लेख, वो किसी स्तंभ पे लिखे गए हैं, मतलब किसी खंबे या आप कह लीजिए किसी पिलर पे लिखे गए हैं। और एक अन्य तरह का जो पुरातत्व संबंधी स्रोत होता है वो सिक्के होते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमने उठाया है अभिलेख, यानी किसी पर लिखा हुआ है, खुद से एक लेख लिखा हो गया है, और जिसमें कौन सा अभिलेख आता है, सबसे पहले बोगाज कोई। ये कहाँ पर है, एशिया माइनर में। बताता क्या है कि वैदिक टाइम पे कौन कौन देवता थे, जिनमें मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य की बात की गई है। अब बात करते हैं हम मध्य भारत, या फिर मध्य भारत को आप मध्य प्रदेश के नाम से जान लें। भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस। देखो, हेलियोडोरस के बारे में हमने आपको बताया था कि जो हेलियोडोरस है वो किसके दरबार में आया था, आपको बताया था कि एक सुंग वंश था। सुंग वंश के जो शासक थे पशुपति सुंग थे, और पशुपति सुंग के ही बाद और शासक भी हुए, और इन्हीं में एक हुए 8वें शासक भागवत। ठीक है, इनके दरबार में, भागवत द्वितीय के दरबार में हेलियोडोरस आया था। ये जो हेलियोडोरस आया था ये कहाँ पर आया, बेसनगर, मतलब जो आज का मध्य प्रदेश में एक जिला है विदिशा, जिसका नाम पुराना बेसनगर है, यहाँ पर हेलियोडोरस आता है। ये हेलियोडोरस किस राजा के याद आता है, तो याद रखें सुंग वंश का राजा है भागवत द्वितीय, उसके यहाँ हेलियोडोरस आता है। और ये यहाँ पर आके क्या बनवाता है, गरुड़ स्तंभ लेख। मैंने अभी आपको बताया था स्तंभ लेख का मतलब क्या होता है, एक पिलर पे लिखा हुआ कोई लेख, मतलब पिलर इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हेलियोडोरस किस राज्य में आया, तो मध्य प्रदेश, याद रखें। किस धर्म को विकसित करने के लिए इसने गरुड़ स्तंभ लेख बनवाया, तो भागवत धर्म को विकसित करने के लिए, भागवत या विष्णु बोले। किस जिले के अंदर, बेसनगर, विदिशा और गरुड़ स्तंभ। ठीक है, और किसके राज दरबार के टाइम पे आया है, तो ये आया है हमारे सुंग राजा भागवत द्वितीय के टाइम पे। ओके,
अब हम बात कर लेते हैं सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में दे रखा है। तो आपसे पूछे कि भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहली बार किस अभिलेख में दे रखा है, तो आप याद रखें हाथी गुम्फा अभिलेख। अब आप कहेंगे ये हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर है, तो आपको बता दूं ये उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ पे राजा कौन होते थे, कलिंग राजा खारवेल थे। कलिंग एक वहाँ पर एरिया भी है, कलिंग राजा खारवेल के यहाँ ही हाथी गुम्फा अभिलेख, यहाँ का शासक जो रहा है वो कलिंग राजा खारवेल रहे हैं, और यहाँ पर हमें मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख, जहाँ पे पहली बार भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। आगे बात करते हैं हम इसमें। अब देखें, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष को जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। ठीक है, इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु जो खाद्यान्न सुरक्षित रखने के लिए जो चीज़ें अपनाई जाती थी उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब आता है इंपॉर्टेंट, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण। देखो, हूण जो है चीन की एक खूंखार जनजाति है जिसने हमारे भारत पर आक्रमण किया था। तो ये जो हूण आक्रमण है इसकी जानकारी जो हमें मिलती है सबसे पहले वो कहाँ से मिलती है, भीतरी स्तंभलेख से मिलती है। और ये जो भीतरी स्तंभलेख है इसका जो इस टाइम का जो शासक है वो कौन है, स्कंदगुप्त। इनके और साथ ही साथ जूनागढ़ अभिलेख से भी हमें हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। लेकिन अगर सर्वप्रथम पूछा जाए तो भीतरी अभिलेख का नाम याद रखिएगा। सती प्रथा, आपको पता है कि पुराने टाइम पे एक प्रथा थी सती प्रथा, यानी पति के मर जाने के बाद पत्नी को भी जला दिया जाता था, मतलब कि उसको सती कर दिया जाता था। तो ये जो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य हमें जो मिलता है, मतलब कि सती प्रथा जैसी कोई एक पुरानी प्रथा थी, इस बारे में जो पहली जानकारी मिलती है वो हमें एरड़ अभिलेख से मिलती है। याद रखें, ये एरड़ जो है ये भी एमपी के सागर जिले के अंदर आता है। तो एरड़ अभिलेख जो है वो सती प्रथा के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसका शासक कौन हुआ था, भानुगुप्त, इससे रिलेटेड है। तो आपको इतना पता चल गया कि सती प्रथा का मतलब सती प्रथा के बारे में जो पहली जानकारी जो लिखित साक्ष्य मिले वो कहाँ मिले, एरड़ अभिलेख में, जो कि एमपी के सागर में है। ठीक है, और इस टाइम का शासक भानुगुप्त से रिलेटेड है ये। आगे बात करें, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। तो जो सातवाहन राजवंश था उनका इतिहास है वो हमें कैसे पता चलता है, पूरा का पूरा अभिलेखों के आधार पर पता चलता है। अब बात कर लेते हैं हम, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। मतलब कि रेशम बुनकर नामक एक श्रेणी होती थी, इसकी भी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, मंदसौर अभिलेख। अब ये मंदसौर अभिलेख कहाँ मिलेगा, ये भी एमपी का एक जिला है मंदसौर अभिलेख, ये भी हमें रेशम बुनकर के बारे में बताता है। कश्मीरी नवपाषाण जो पुरातत्व स्थल है बुर्जहोम है ना, इसमें गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। देखिए, इसे बहुत इजीली याद करने का तरीका एक ये है कि कश्मीर में आप जैसे कि जानते हैं उच्च हाई एल्टीट्यूड है, तो वहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती है। तो वहाँ पर रहने के लिए जैसे और जगह, जैसे हम एमपी में देखें और जगह हमें जो साक्ष्य मिलते हैं, वहाँ हमें क्या मिलती है, जो पुरानी गुफाएं हैं वहाँ पर लोग रहा करते थे ये लोग। लेकिन जैसे कि कश्मीर की बात करें जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पर ये लोग कहाँ रहते थे, तो ये गर्तावास में रहते थे। यानी जो हमारी ज़मीन है उस पर बड़े बड़े गड्ढे खोदते थे नीचे की ओर और उसमें रहा करते थे, और उसी को हम क्या कहते हैं, बुर्जहोम में। कश्मीर की एक एरिया है बुर्जहोम, वहाँ पे गर्तावास मतलब गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। तो याद रखें, गड्ढे घर कहाँ बनाए जाएंगे, जहाँ हम ठंड से बचने के लिए कहीं छुप रहे होंगे। तो हम कहाँ बात कर रहे हैं, कश्मीर की। तो कश्मीर के बुर्जहोम में गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें उतरने के लिए मतलब उस गड्ढों में जाने के लिए इनके द्वारा सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। और ये किस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, नवपाषाण काल की। ठीक है, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। अब आहत सिक्के क्या होते हैं, जैसे कि हम इसके नाम पे जाते हैं, आहत का मतलब होता है किसी को जैसे पंच मार कर बोले हम, या फिर किसी को काफ़ी ज़्यादा लोहे की रॉड से एकदम ठोक ठाक के जो सिक्के बनाए जाते हैं ना, उनको हम आहत सिक्के कहते हैं। मतलब काफ़ी उन पे पंच मारे गए हों। ठीक है, उसके बाद उनको हम क्या कहते हैं, आहत सिक्के जाते हैं। इसी को साहित्य में क्या कहा गया है, काशा पर्ड कहा गया है। ठीक है,
सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने शुरू किया था। देखो, ये जो यवन है और ये ग्रीक के लोग हैं ना, ये बहुत विद्वान है। अभी हम इनके बारे में जब पढ़ेंगे ना विस्तार से, तो आपको पता चलेगा डेट, कैलेंडर और लेख लिखन और वो लिखित सिक्के चलाना, ये जो सारा काम शुरू किया था ना, ये यवन शासकों ने ही किया था। तो इसलिए इसने में यहीं पे यही दे रखा है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखकर चलाना, ये काम किसका था? यवन शासकों का था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण देते हैं। अब आपको पता है गुप्त वंश का एक राजा हुआ है समुद्रगुप्त, बहुत फेमस है, विस्तार से आगे आएगा। आपको बता दें ये बहुत ही संगीत प्रेमी थे और इसी वजह से इनने जो अपने सिक्के चलाए थे उसकी पहचान है कि वो बीड़ा बजाते हुए सिक्के जो हैं वो समुद्रगुप्त के हैं। अब बात करते हैं आगे। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट है ये अरिकमेडु, यहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं यानी हमें पता चलता है कि रोमन एरिया से हमारे भारत में व्यापार चलता था। अगर पूछा जाए कि रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं तो याद रखिएगा अरिकमेडु, जो कि पुदुचेरी के निकट है। ओके, अब देख लेते हैं नोट में क्या दे रखा है। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, वर्तमान में म्यांमार, मलाया मतलब कि स्वर्णद्वीप, कंबोडिया यानी पहले जो हम कंबोज और जावा, इसे हम यवद्वीप से स्थापित हुए हैं, इससे हमारे संबंध थे और हम इनसे व्यापार करते थे। अब यहाँ पे एक जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वो दे रखे हैं। देखिए, सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख, बता दूं कहाँ का है? उड़ीसा का है। तिथि रहित अभिलेख है, मतलब इस पे कोई तिथि नहीं दे रखी है, और यहाँ का शासक कौन था? कलिंग राजा खारवेल। ओके, दूसरा अभिलेख मिलता है जूनागढ़ अभिलेख, जो कि हमारे गुजरात का है, और ये जो राजा मिलते हैं हमें यहाँ के रुद्रदामन। ये जो रुद्रदामन है ये शक राजा थे, शक भी जो बाहर से आए थे। आगे आएगा जो शक राज के बारे में पढ़ेंगे का टाइम पीरियड, उसमें हम पढ़ेंगे। तो जो जूनागढ़ अभिलेख है वो वहाँ का शासक कौन है? रुद्रदामन। नासिक अभिलेख की बात करते हैं, ये गौतमी बलसरी हैं जो सातवाहन वंश से हैं। ठीक है। प्रयाग स्तंभ लेख जो कि समुद्रगुप्त से है, बहुत फेमस है। प्रयाग स्तंभ लेख पूछा भी बहुत बार जाता है कि किसका है? समुद्रगुप्त का। एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। ठीक है, ये पुलकेशिन द्वितीय ये हमारे साउथ के हैं और इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मंदसौर अभिलेख हमने बताया था कि आपको यहाँ पे जो रेशम बुनकर हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है, और ये मंदसौर जो है हमारे एमपी में है, और मालवा नरेश यशोवर्मन के टाइम, मतलब ये इसका टाइम पीरियड था। एक ग्वालियर अभिलेख भी है, ये प्रतिहार नरेश भोज का है। ठीक है। भीतरी या फिर जूनागढ़ अभिलेख करें, बाकी बात करें तो स्कंदगुप्त जो कि गुप्त राजवंश के एक राजा रहे हैं, और साथ ही साथ देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन का है। तो यहाँ पे सभी को आपको महत्वपूर्ण अभिलेख हैं याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा राजा किसके टाइम पीरियड का कौन सा अभिलेख है और किसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। जैसे हाथी गुम्फा के बारे में आपको बताया, कलिंग राजा खारवेल उड़ीसा, और मैंने आपको ये भी बताया इसमें सबसे पहली बार भारतवर्ष का जिक्र था। जबकि अगर हम बात करें भीतरी अभिलेख की, सबसे पहली बार हूण आक्रमण के बारे में पता चला था। ठीक है। जो जूनागढ़ अभिलेख है वो शक राजा रुद्रदामन से रिलेटेड है, जबकि नासिक अभिलेख याद रखें महाराष्ट्र की साइड कौन थे, राजा कौन हुआ? सातवाहन राजवंश था, तो किसका होगा ये? सातवाहन के किसी राजा का होगा, इस तरह याद रखें, गौतमी बलसरी का। ठीक है। प्रयाग जो स्तंभ लेख है बहुत फेमस है, इसको तो कोरिलेट करने की जरूरत ही नहीं है, समुद्रगुप्त को ऐसे ही याद रखें। एहोल अभिलेख, एहोल आप वर्ड याद करें, कुछ अजीब है जो मतलब साउथ की साइड का है, तो इसको याद रखें, पुलकेशिन द्वितीय का है। ठीक है। और यहाँ पर इसी तरह बाकी भी आपको याद रखने हैं। अभिलेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी कहलाता है, जैसा कि मैंने आपको स्टडी आगे ही बताई थी कि जो हम ये जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, एपिग्राफ होते हैं, इनकी स्टडी को हम एपिग्राफी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करते हैं हम कि भारत में मंदिर हैं। ठीक है। मंदिरों का जो बनावट होती है, उनकी जो कला होती है, जिस तरह वो बनाए जाते हैं, तो जो उत्तर भारत के जो मंदिर हैं, ठीक है, उनकी कला की शैली क्या है, उसका नाम क्या दिया गया है? नागर शैली। ओके। और साथ ही साथ अगर हम
बात करें दक्षिण भारत के मंदिरों की जो कला है उसको कौन सी शैली बोला जाता है? द्रविड़ शैली कहलाई जाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः ये बेसर शैली कहलाती है। अब देखो दक्षिणापथ क्या है, मतलब जो एरिया दक्षिण के लिए रास्ता जाता है ना, तो जो मतलब कि उत्तर और दक्षिण के बीच वाला एरिया है वहां पर दोनों शैलियां आई, नागर शैली भी जो उत्तर भारत की है और जो दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली भी है। ठीक है, उन दोनों का जो मिला जुला रूप बना उससे हमने क्या कह दिया? बेसर शैली। तो आपको 3 शैली याद रखनी है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर शैली उत्तर भारत की, द्रविड़ शैली हमारी दक्षिण भारत की और बेसर शैली हमारे बीच में जो दक्षिणापथ है उस एरिया की। ओके, अब हम जान लेते हैं ये जो वर्ड दे रखा है एक पंचायतन। ठीक है, ये शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। आपको मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण आगे बताऊंगी, जैसे इसमें आएंगे कि जो एक मेन मंदिर है, सपोज करें ये मेन मंदिर है और इसके चारों ओर मंदिर हैं, तो इसको हम कौन सी शैली कहते हैं? पंचायतन शैली कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखें, पंचायत एक मंदिर रचना शैली है। एक हिंदू मंदिर मतलब मेन मंदिर हो गया तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो। तो ये 4 सहायक मंदिर से घिरा हुआ है, इसलिए उसको हम पंचायतन मंदिर कहते हैं, मतलब पंचायतन शैली का कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कंदरिया महादेव मंदिर। ये जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये हमारा छतरपुर में आता है, और याद रखें ये जो छतरपुर के मंदिर हैं ये चंदेल राजाओं ने बनवाए हैं। ठीक है, ये जो चंदेल वंश के राजा हुए थे एक विद्याधर, उन्होंने ही कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया। और याद रखें ये जो खजुराहो में बहुत सारे मंदिर हैं ना, उसमें से सबसे बड़ा मंदिर पूछा जाए आपसे कभी तो कहिएगा कंदरिया महादेव मंदिर, जो चंदेल शासकों द्वारा और वो भी चंदेल वंश के एक राजा हुए विद्याधर द्वारा बनवाया गया है। आगे हमारा आता है, देखो ये खजुराहो का दे रखा है। आगे हमारा देखा रखा है ब्रह्मेश्वर मंदिर जो कि भुवनेश्वर का है। लक्ष्मण मंदिर भी खजुराहो में है, ये भी हमारे चंदेल राजाओं ने बनवाया था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश और गौंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के, ये सब कैसे हैं? पंचायत शैली में बने हुए मंदिर हैं। ठीक है, अब हमने इसमें बात कर ली है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी जो हमें अलग अलग एपिग्राफ मिले, यानी इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, स्तंभ लेख के बारे में हमने बात करी। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, और अभी तक हमारे अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर हिट करें ताकि आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।